What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Love Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है यार। आप लोगों ने सुना होगा कि जितने मुंह उतनी बातें, और ये रियलिटी भी है। जहां जहां आप लोग जाएंगे, लोग अपनी अपनी राय आप लोगों के सामने रखते हुए नजर आएंगे। अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों का जो दिमाग है उसका ढक्कन खोल के जो दूसरों के द्वारा फेंका गया कचरा है वो अपने दिमाग में भरना है, या फिर अपना ढक्कन यहां पर बंद रखना है। क्योंकि अगर जिंदगी में आप लोगों को सुकून चाहिए तो फोकस बस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। क्योंकि लोगों की बातें और लोगों की राय जो है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आज के डेट में जो इंसान आप लोगों को गाली दे रहा है, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा वही इंसान आप लोगों के साथ में खिंची हुई फोटो को फेसबुक पर डालेगा और बोलेगा कि ये मेरे पड़ोसी है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है। जिस इंसान ने हमेशा आपकी बुराई करी है वही आप लोगों को अप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे इंसानों की राय का आप लोगों को क्या अचार डालना है, क्या कर रहे हैं ऐसे इंसान की राय का जिंदगी में। कई सारे ऐसे मेल आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर क्या जिंदगी में हर एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर अब तो मोहल्ले वाले भी ताने देने लगे हैं, मेरे पापा बोल रहे हैं कुछ कर लो यार, अब तो लोगों की बातें जो हैं वो नहीं कहते कि दिल पे वार करने लगी है। तो अगर आप लोग इस तरीके से लोगों की बातों को सुनकर अपना खुद की जिंदगी का जो सुकून है वो आप लोग खत्म करेंगे तो कभी भी अपने काम पर भी फोकस आप लोग नहीं दे पाएंगे। इन चीजों को इग्नोर करना सीखो। और यहां पर नहीं, जॉब लगने के बाद भी आप लोगों ने सुना होगा लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो इसलिए अपने काम पर फोकस देना सीखो और ये सारी चीजें जो है इनको साइड में रखो। और जिंदगी सही तरीके से तभी कटेगी, आप लोग की कटेगी नहीं, एक तरीके से जी जानी है अगर जिंदगी आप लोगों को ढंग से। तो ये चीज अपनी जिंदगी में एक बार गांठ बांध लो कि जिंदगी में सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों को अपने काम को देना है। वो नहीं कहते अपनी ड्यूटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो सबसे ऊपर आप लोग की होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोग की जिंदगी की और जो दुनियादारी है वो चलती रहे। ठीक है, डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर करंट अफेयर अपनी मुट्ठी में आप लोग करना चाहते हैं, ये 2 वीडियो आप लोग फॉलो कीजिए और उसके बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताना। सारी तरीके से, चाहे एसए के पॉइंट ऑफ से बात कर लीजिए, चाहे आप लोग बात कर लीजिए आंसर राइटिंग किसी डिस्कशन के साथ में, कोई एसएसबी वगैरह भी अगर आप लोग देना चाहते हैं, या फिर कोई आंसर राइटिंग करना चाहते हैं किसी के साथ में, कोई अपना नॉर्मल तरीके से डिस्कशन करना चाहते हैं, सारी दीन दुनिया की सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। अच्छी तरीके से आप लोग इनको एंजॉय करिएगा। ठीक है, आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो टकटकी लगाकर पहले आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसके बाद में आप लोगों के साथ में पूरा डिस्कशन आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ में जो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो वीडियो के अंदर आप लोगों को सबका आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछा जाए खुशी क्या है आप लोगों की नजरों में, कि आप लोग किस चीज से खुश हो सकते हैं कि हाँ ये चीज मिल जाए तो जिंदगी में खुशी रहेगी, वो ऐसी क्या चीज है ये बताइए जरा। थीम क्या है इसकी आप लोगों को ये बताना है। वर्ल्ड स्पायरो डे, तो ये आप लोग गुरैया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्पायरो बोलते हैं। तो 20 मार्च को ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या है, और इसकी जो थीम है ये पिछले कई सालों से चली हुई आ रही है। अब की बार भी यही थीम है, पिछली बार भी डिस्कस करी थी यही थीम थी। तो बताइए ये कौन सी थीम है। एक अभी ज्वालामुखी इरेप्शन हुआ, मैंने आप लोगों से अभी इंडोनेशिया के बारे में, कई सारे ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस किया था। अभी यहां पर एक और कंट्री का ज्वालामुखी देखने को मिला यहां पर, जिसका नाम है यहां पर संगे। ठीक है, तो ये किस कंट्री में इरेप्ट हुआ अभी, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में था, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया ये चलिए, मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों से पूछा था, तो मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहां पर बोला गया है कि नॉन फेरस जो मेटल है, यानी कि जिनके अंदर जो बेसिकली आयरन नहीं होता है, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है, लोहा नहीं होता है, तो नॉन फेरस मेटल उनको बोलते हैं। तो ये जो मेटल है इनके रिसाइकल जो फ्रेमवर्क पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, ताकि बाहर से जो हम लोग स्क्रैप यानी कि जो भी हम लोग जो बचा कुचा माल जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको कम किया जा सके। तो ये पॉलिसी किस मिनिस्ट्री की है, चलिए आप लोग ये बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग किसके पास में, इसके मिनिस्टर कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला गया कि यहां पर अगर आज के में हमारे ऊपर कोई प्रेशर डालने की कोशिश करे कि हमारी कंट्री में रिफ्यूजी हैं, हम लोगों को उनको वापस नहीं भेजना चाहिए, तो कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि हम लोग सिग्नेटरी नहीं है, हम लोगों ने साइन नहीं कर रखा है जो यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी कन्वेंशन है। ये रिफ्यूजी कन्वेंशन कब का है ये आप लोगों को बताना है। रीजन क्यों न्यूज में है, क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और उसकी वजह से हमारी कंट्री में कई सारे रिफ्यूजी अभी आ गए, क्योंकि वहां पर मिलिट्री कू हुआ, जिसके चलते मिलिट्री जो है अपनी दादागिरी चला रही है। ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में। डैम सेफ्टी यानी कि जो बांध की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो बांध की सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन, डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा भी रिकमेंड किया गया कि अभी रिसेंटली राज्य है गुजरात के अंदर यहां पर एक डैम है जिसका नाम है यहां पर भादर डैम। तो भादर डैम जो था इसके जो इसके बेसिकली फ्लड गेट थे वो अभी बर्बाद हो गए थे 2015 में जब फ्लड आई थी वहां पर।
तो इसके चलते उनको रिप्लेस करने की बात की जा रही है, क्योंकि इससे काफी नुकसान देखने को मिल सकता है अगर टाइम पर उनको चेंज नहीं किया गया। ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि यहां पर जो ये डैम अभी न्यूज में ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये आप लोगों को बताना है। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये बताइए। यहां पर बात की जा रही है तालिबान के बारे में। तालिबान के द्वारा कई सारे जो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है यहां पर, ये रिसेंटली अभी इनके द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए। यहां पर ये बताना है कि किस वैली के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर ये लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है बामियान जो सिचुएटेड है यहां पर, ये किस माउंटेन रेंज के अंदर है। यहाँ ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड ही है, यहां पर ये किस माउंटेन रेंज में है यहां पर अफगानिस्तान के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जिसके बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। पहली बार यहां पर बात की जा रही है यहां पर मेनिंजाइटिस जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में, तो ये पहली बार इसका रिजोल्यूशन यहां पर देखने को मिला किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है ये चीजें, क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, तो काफी डिटेल में यहां पर इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए देखते ही देखते आप लोगों का वीक चला जाता है। अगर वीक और दिन आप लोगों के ऐसे ही गुजर जाते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, तो इसका मतलब ये कि आप लोग सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो वीक है वो किस तरीके से गुजर रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने दिन को यूटिलाइज किया है। अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं किया है तो उनको ढंग से यूटिलाइज करो, यही जिंदगी जीने का तरीका है, वरना दिन कैलेंडर में चेंज होते जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो डिसाइड कीजिए सोने से पहले कि दिन को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे लेकर चलना है, सबसे बेस्ट तरीका है। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस देखिए हर एक पर्सन के लिए अलग हो सकती है। एक माँ को अपने बच्चे को देखकर खुशी मिलती है, एक किसान को अपने लहराते खेत देखकर खुशी मिलती है। इसी तरीके से अलग अलग इंसान की खुशी अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हैप्पीनेस का कोई एक पर्टिकुलर आप लोग ये नहीं बोल सकते कि ये हैप्पीनेस है बस यही रहेगी, नहीं, हर एक इंसान के लिए उसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। तो इसके चलते जो 20 मार्च है ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो खुशी है एक तरीके से उसमें फोकस देकर चलने, और जो यूनिवर्सल गोल है जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बोलते हैं। एक गरीब को अगर उसकी गरीबी मिट जाए तो खुशी होगी, एक भूखे को अगर खाना मिल जाए तो खुशी होगी, एक ऐसा इंसान जिसकी हेल्थ काफी बर्बाद हो चुकी है उस इंसान की अगर हेल्थ सुधर जाए तो उसको खुशी होगी, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में पढ़ाई नहीं है। एक मूवी देखी है आप लोगों ने, मूवी का नाम कलाम है, आई एम कलाम, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा है उसमें, वो पढ़ने के लिए इतना आतुर रहता है जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से जब वो मूवी मैंने देखी थी तो एक अंदर से काफी एक डिफरेंट तरीके की फीलिंग आई थी। मैंने कहा ये एक साइड में उसका दोस्त था, उसके पास में सारी फैसिलिटी थी, और एक साइड में वो था। तो इंसान जो है अगर उसके अंदर ललक होती है ना, कुछ करने की चाह होती है, तो फिर वो चीजें होने लगती है। पर लेकिन उस लेवल की अपने अंदर जुनून तो लेकर आओ। तो ये इसी के बारे में बात की जा रही है कि कुछ ना कुछ यहां पर चीजों को सुधारने की कोशिश की जाती है, तो उनको लेकर आगे बढ़ना है। तो एक थीम जो है यहां पर बात की जा रही है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से ये भी एक खुशी है, मिलजुल कर रहने में भी एक खुशी बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अपने परिवार में आप लोग रहते हैं तो वो भी एक खुशी है। कोरोना वायरस के नाम पे लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कभी घर नहीं जाते थे, बहुत लंबे लंबे समय बाद घर जाते थे उनमें से मैं भी एक था। तो यहाँ पर काफी लंबे समय तक अब जब घर पे रहना हुआ तो उस टाइम पर देखो काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हर एक चीज में खुशी ढूंढना सीखो। आप लोगों के पास में जो भी चीजें हैं उनमें अगर खुशी तलाशना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड स्पैरो डे के बारे में, गोरैया दिवस भी इसको बोला जाता है। आप लोगों को ये बताना है गोरैया जो है वो हमारी कंट्री में कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की ये स्टेट बर्ड है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये कई बार पहले मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। तो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, अवेयरनेस फैलाई जाती है गोरैया के कंजर्वेशन के बारे में। तो इसके चलते यहाँ पर ये गोरैया डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इनकी संख्या जो है ये रिसेंटली काफी लार्ज स्केल पर घटी। तो थीम जो है यहाँ पर ये आई लव स्पैरो, ठीक है। तो यानी कि मुझे गोरैया से प्यार है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है कुछ शॉर्ट न्यूज, इनके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। अगर आप लोग कभी जैसे कि मान लीजिए कभी आप लोग घूमने गए हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों ने मार्केट में भी देखी होगी, कई बार गाड़ी होती है उनके ऊपर लिखा रहता है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, देखा है ये लिखा हुआ आप लोगों ने। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये नितिन गडकरी साहब के अंडर में है। ये जो इसके द्वारा स्कीम जो अनाउंस की गई है, इसमें बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन या फिर परमिट आप लोग बोल सकते हैं, ये ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया जाएगा, फी डिपॉजिट की जाएगी, और विद इन 30 डेज यहाँ पर उनको चेक करने के बाद में जो भी सबमिट रहेंगे एप्लीकेशन, उसके बेस पर यहाँ पर परमिट मिल जाएगा। आखिर ऐसा
क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? ये पहली बात तो ये कब से इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। नॉर्मल ईयर तो 1 जनवरी से होता है, पर जो बैंकिंग सिस्टम या गवर्नमेंट का जो कामकाज का जो एक तरीके से दिन है, ये यहाँ पर 1 अप्रैल से आप लोगों को ये ईयर स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये याद रखिएगा, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अभी बात की जाए तो इनके द्वारा ये बोला गया है कि जो टूरिज्म एक्टिविटी है, यानी कि पर्यटन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल जो ऑथराइजेशन है या फिर परमिट जो रूल है, ये 2021 ये 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होंगे, ताकि इजी किया जा सके अगर कोई इस फील्ड में काम करना चाहता है। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है टूरिज्म को, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर टूरिज्म काफी बड़ा रोल प्ले करता है। गोवा की अगर बात की जाए, गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर टूरिस्ट एक्टिविटी जो है वो काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट की जाती है और उसी के बेस पर उनकी रोजी रोटी चलती है। अंडमान निकोबार वाला एरिया भी आप लोग बोल सकते हैं, आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर एज ए टूरिस्ट के एक हब की तरीके से डेवलप किया जा रहा है हमारी कंट्री के द्वारा। ये ऐसे बोला जाता है कि कई सारे सिंगापुर हम लोग अपनी कंट्री में बना सकते हैं। तो नेशनल पर जो परमिट जो रिजीम है यहाँ पर, तो इसके चलते अगर ये ढंग से इंप्लीमेंट होती है और चीजें आगे चलकर, तो टूरिस्ट जो व्हीकल हैं उनको प्रॉपर वे में हर जगह एक सीमलेस ट्रांजिशन उनको मिल जाएगा, जिससे कि आसानी से वो आ जा सकेंगे। ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में तो हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था कुछ दिनों पहले। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये एक सब्सिडरी है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई एक पर्टिकुलर अब कोई स्कूल चलाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई एक बच्चों का स्कूल खोला और मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अब बच्चों के एडमिशन भी होगा, उनके लिए सारी उनकी किताबें वगैरह देना, उनको जूते वगैरह देना, सारी चीजें, उनकी फी वगैरह जो हो वो कलेक्ट करना। तो वो एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया कि यार ये तुम चीजें देख लेना, मुझे पढ़ाने पर फोकस देने दो। ठीक है। तो इस तरीके से जो इसरो है वो क्या करेगा, वो पढ़ाने पर फोकस देगा, यानी कि अपने काम पर, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी है यहाँ पर सैटेलाइट से रिलेटेड, उस पर फोकस देगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि बाहर से किसको अपना अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है इसरो से, या कोई और दूसरे इस तरीके कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये देखेगी। तो ये एक नई अभी सब्सिडरी यहां पर बनाई गई है। तो एक तरीके से इसका फोकस रहेगा कि कैपिटल कहां से इकट्ठा करना है, क्योंकि बिना पैसे के इसरो थोड़ी ना चल पाएगा। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट छोड़े जाते हैं तो कैसे काम चलेगा। तो इसमें रिफॉर्म के प्रोसीजर लाए जा रहे हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है यहाँ पर ये एडवांस स्टेज डिस्कशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को लेकर, ताकि यहां पर इसकी ओनरशिप जो है वो आज के डेट में बात करें अगर 2 न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लेकर कमर्शियल पर्पज के लिए, तो यहां पर ये इसके साथ में चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि डीटीएच हो गया या फिर ब्रॉडबैंड सर्विस हो गया। तो कहने का मतलब ये, अगर न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो सीधा सीधा बताना कि भैया ये बात है कि यहां पर ये कमर्शियल विंग है इसरो की, जो कमर्शियल से रिलेटेड मैटर यहां पर देखती है। एक और छोटी सी बात यहां पर, जब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिसको NSIL आप लोग बोलते हैं, तो एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है जो अब से पहले इसी तरीके से काम कर रही थी, उसका नाम है अंतरिक्ष कोऑपरेशन लिमिटेड। ये इसरो की एक मार्केटिंग नाम है जो कि काम करती है। यहाँ पर 1992 में यहाँ पर इसरो के द्वारा ऑन की गई थी। तो ये अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर जो वो नहीं कहते कि एक पर्टिकुलर मुद्दे पर यहाँ पर अभी इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कई सारे, तो उसके चलते अभी यहाँ पर वो सदमे में है। ऐसे नहीं होता कि कई सारी कंपनी साइड में स्टेब्लिश कर लो, अगर एक सदमे में चल रही है तो दूसरी से काम निकाला जा सके। तो उसी को रिप्लेस करने के लिए कई बार बोलते हैं कि यहाँ पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यहाँ पर पिक्चर में आई है। ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखिएगा। ये तो हो गया ऑल इंडिया व्हीकल ऑथराइजेशन जो परमिट रूल है उसके बारे में बात की जा रही है। बाकी अगर बात की जाए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो ये रिसेंटली अभी बनाई है 2019 में ही। ठीक है। जैसे पहले मैंने बताया अंतरिक्ष के बारे में, तो अंतरिक्ष पुरानी है थोड़ी। ठीक है। ये अभी इसरो जो है, ये लेटेस्ट जो इसरो का जो NSIL है, ये नया वर्जन है। अभी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ आइडिया आप लोग रख सकते हैं। और बाकी जो टूरिज्म के बारे में बात करते हैं, तो 30 दिन के अंदर परमिट होगा। ये ग्रांट किया जाता है 3 महीने या फिर मल्टीपल टाइम, अगर देखो तो 3 साल तक का परमिट प्रोवाइड कराया जाता है। फिर आप लोगों को रिन्यू करानी पड़ेंगी चीजें। 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट किया रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ब्रिक के बारे में। तो ब्रिक से रिलेटेड यहां पर एक ग्रुप है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में था, इसको बोलते हैं ब्रिक कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमी एंड ट्रेड इशू, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो एक नया ग्रुप अभी देखने को मिलेगा जिसको CGETI बोला गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट ग्रुप और इकोनॉमी ऑन ट्रेड। तो किसके बारे में? ब्रिक के बारे में। पहले तो ये जानो ब्रिक क्या है। इसको बोलते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 कंट्री का ये ग्रुप है जो कि काफी एक पावरफुल ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसके द्वारा अभी अपना जो कैलेंडर है उसका इवेंट यहां पर प्रस्तुत किया गया, जिसको ब्रिक CGETI 2021 यहां पर अभी देखने को मिला। और इसकी पहली मीटिंग यहां पर अभी हुई। ये जो मीटिंग है ये चेयर की गई बेसिकली इंडिया के द्वारा, और जो इसकी थीम रखी गई यहां पर ये है ब्रिक @15 इंडिया, ब्रिक कोऑपरेशन फॉर द कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस।
यानी कि निरंतरता, समेकन और इसी के साथ में सहमति। तो ये इसकी थीम है यहाँ पर। तो थीम कई बार आप लोगों से पूछी जाती है, तो थीम के बारे में जरूर याद रखिए। थीम का मतलब ये होता है कि पूरे साल जो है इन एरिया पे फोकस देने वाले हैं कि कैसे कैसे कंटिन्यूटी बनी रहे, कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो चीजें बिखरी पड़ी है उनको इकट्ठा कर रहे हैं और एक सहमति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो पर्पज है बेसिकली ब्रिक कोऑपरेशन ऑन मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इंक्लूडिंग कोऑपरेशन फॉर जो ट्रेड रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनको वेव करना प्रपोजल एट WTO, एक तरीके से जो छूट मिले अगर WTO इनके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेड कैसे चलना है उसके बारे में बात करती है, तो उससे रिलेटेड बातें हैं, उसके द्वारा रूल और रेगुलेशन बनाए रखे हैं तो उनको कैसे फॉलो करना है। फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स मार्केट के अंदर कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स को कैसे अच्छे लेवल पर लेकर चलें, क्योंकि अगर अमेजन से आज के दिन में आप लोग कुछ खरीदते हैं, पता चला प्रोडक्ट खराब आ गया और वो आप लोगों से रिटर्न भी नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि आप लोगों ने खराब किया इसको, ठीक है, तो कैसे उसको लेकर चलना है। नॉन टैरिफ मेजर NTM रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सैनिटरी और इसी के साथ में फाइटो सैनिटरी, ये भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर कई सारे इस तरीके से रूल और रेगुलेशन। ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ही रूल और रेगुलेशन है जिसको सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी आप लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर बेसिकली आप लोग कई सारे बच्चों को तो हालांकि पता होगा, पहले बताया था मैंने, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी जो मेजर है, एक तरीके से जो लॉज होते हैं, रूल और रेगुलेशन होते हैं, जो एक तरीके से कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट जो इंप्लॉय होते हैं उनको यहाँ पर नेसेसरी रहता है कि वो प्रोटेक्ट करें ह्यूमन को, एनिमल को, प्लांट को, या फिर एक तरीके से प्लांट या इंसान की जो लाइफ है उसको, ताकि अगर कोई रिस्क आता है, जैसे कोरोना आ गया, कोई दूसरी डिजीज आ गई, ठीक है, कोई ऐसी कोई भी एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके रूल और रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए ताकि ऐसी दिक्कतें आगे देखने को न मिले। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो जैसे कोरोना आप लोग माइंड में रखकर आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया के बारे में बात की जाए, नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिया का शिप है जिसका नाम है यहाँ पर जालसवा। ठीक है, तो ये जो शिप है अभी यहाँ पर अमजोन पोर्ट है, कहां पर, यहाँ पर ये कोमरोज के अंदर। कोमरोज में आप लोग अभी मैप में भी यहाँ पर दिखाऊंगा, तब आप लोग समझ पाएंगे। पहले तो आप लोग यहाँ पर ये देखिए ब्रिक कंट्री भी है आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग यहाँ पर कोमरोज के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग इसको मैप में देखते हैं, ये कोमरोज वाला एरिया हो गया। अगर आप लोग वैसे देखना चाहते हैं इंडिया के कंपेयर में, तो वो जरूर देखा कीजिए, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप लोगों से बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेडागास्कर भी है और यहीं पर ये आप लोगों को आइलैंड भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हमारी कंट्री के द्वारा जो एक स्कीम स्टार्ट की गई थी बेसिकली, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का विजन भी बोला गया, सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन, यानी कि इंडियन ओशन के रीजन में जो भी कंट्री हैं उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, यानी कि मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके चलते दोनों कंट्री यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। तो कोमरोज जो है उसके साथ में हेल्प की जा रही है इंडिया की, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली कोमरोज का जो आर्किपेलिगो है, आर्किपेलिगो क्या होता है, जो एक कई सारे जो आइलैंड होते हैं उनका एक समूह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हेल्प करने की कोशिश की जा रही है एज ए मेंबर ऑफ अरब लीग। ठीक है, तो ओनली कंट्री है अरब वर्ल्ड की जो कि एंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में है, वरना अरब वर्ल्ड की सारी कंट्री आप लोगों को ऊपर नजर आएगी, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। कोमरोज जो है यहाँ पर ये आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन के अंदर। तो अगर आप लोगों से कोई इसके बारे में पूछे भी तो हल्का सा आइडिया रहना चाहिए आप लोगों को। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां से देखिए, ये होगी अपनी प्यारी कंट्री और यहां से ये आप लोगों को कोमरोज देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर है कोमरोज की। ठीक है, फ्रैंक इसकी जो करेंसी है और इसी के साथ में जो मोरोनी MORONI ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो फ्रैंक करेंसी होगी और मोरोनी कैपिटल होगी। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। बात की जा रही है इक्वाडोर के अंदर यहाँ पे अभी जिसका नाम है यहाँ पर सेंगे वोल्केनो। तो ये अभी वोल्केनो इरप्ट हुआ यहाँ पर इक्वाडोर के अंदर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो है वर्ल्ड के अंदर में, इक्वाडोर के अंदर यहाँ पर मोस्ट जो एक्टिव वोल्केनो है उनमें से एक ये वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सदर्न मोस्ट अगर बात करें आप लोग इसके बारे में, तो सदर्न मोस्ट जो बेसिकली जिसका नाम है स्ट्रेटो वोल्केनो। ठीक है, तो ये जो वोल्केनो है यहाँ पर ये अल्टरनेटिव लेयर लावा और एस, यानी कि एक तरीके से पहले लावा फिर उसके ऊपर राख फिर लावा फिर राख, इस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और कहां पर है ये यहाँ पर आप लोगों को एंडीज जो माउंटेन जोन है उसमें आप लोगों को नजर आएगा। समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक बार मैप में अच्छे से देखकर आप लोग आइडिया लगा पाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर इक्वाडोर के बारे में, तो कहां पर है अगर आप लोग ढंग से देखेगा तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर जूम करके देखते हैं।
ठीक है। ये हो गया यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्विटो जो इसकी कैपिटल है, और ये हो गया यहाँ पर इक्वाडोर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को यहाँ पर ये जो इरप्शन आइलैंड का देखने, जो बेसिकली इसका जो वोल्केनो का यानी कि ज्वालामुखी का इरप्शन देखने को मिलता है। 5230 मीटर हाइट है इसकी। एंडीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा माउंटेन रेंज के अंदर। तो ये बेसिकली जो एंडीज है यहाँ पर ये आप लोगों को जो माउंटेन रेंज है, तो वर्ल्ड में ये काफी ऊंचे हाईएस्ट पीक भी आप लोगों को इसके देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर सेंगे नेशनल पार्क भी है। तो यहाँ पर इसी के नाम का वोल्केनो है, इसी के नाम के यहाँ पर नेशनल पार्क भी है। तो इक्वाडोर के अंदर जो एंडीज माउंटेन है यहाँ पर ये, तो उसका पार्ट है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नॉर्मली मैंने आप लोगों को पहले बताया रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो नाम आप लोगों को बताना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था और मैंने आप लोगों को बताया भी था अभी रिसेंटली। तो रिंग ऑफ फायर जो है यहाँ पर ये एक ऐसा एरिया है पैसिफिक सर्कमफ्रेंस के अंदर, जहां पर मैक्सिमम अर्थक्वेक आप लोगों को देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम वोल्केनो का इरप्शन यहां पर नजर आएगा। 75% के करीब जो वोल्केनो देखने को मिलेंगे, और 90% के करीब जो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आते हैं वो इसी रीजन में आते हैं। तो इसको इसीलिए रिंग ऑफ फायर के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसी के चलते यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आइडिया रखिएगा। बाकी यहां पर ये पिक्चर दिखा रखी है कि कैसे कैसे वोल्केनो जो है वो इरप्ट होते हैं। कुछ आप लोगों को इस तरीके के बिल्कुल सीधे जाएंगे, बहुत तेज प्रेशर के साथ में ऐसा देखने को मिलेगा। कुछ यहीं से निकलकर इस तरीके से फैल जाते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों को उनका नजारा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाकी ऐसे होते हैं जो निकलती नहीं है बाहर, ऐसे भी रहते हैं कई सारे। तो अलग अलग इस तरीके वोल्केनो के इरप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये पिक्चर है जो एक हल्का सा आइडिया के बारे में आप लोगों को देती है। नेशनल न्यूज है यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि नॉन फेरस मेटल क्या होती हैं, जिनमें लोहा नहीं होता है, एफ यानी कि आयरन नहीं होता है, ठीक है, एफ नहीं होता है, तो उसको नॉन फेरस मेटल बोलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो माइन है उसके द्वारा यहाँ पर अभी स्टेप उठाए गए हैं हमारी कंट्री में, जो बेसिकली फ्रेमवर्क है रिसाइकिल करने के लिए 2020, उसके बारे में बात की जा रही है, ताकि कट डाउन किया जा सके जो स्क्रैप हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी छुटपुट हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं उसको टैकल किया जा सके। हमारी कंट्री में यहाँ पर जो लाइफ साइकिल मैनेज करने की बात की जा रही है, जो मिनरल से रिलेटेड जो बातें की जाती हैं एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू, अगर बात करें तो देखिए, अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चला जाता है तो वेल्थ भी क्रिएट होती है, जॉब भी क्रिएट होती है, और एक तरीके से अपनी कंट्री के जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि जीडीपी है उसमें भी कंट्रीब्यूशन होता है। सीधा सीधा बोलो तो हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छे लेवल पर बढ़ती है। तो आज की डेट में अगर कोई आप लोगों ने देखा होगा कूड़ा कचरा लेने वाला आता है, तो वो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बंदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको फॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है, यानी कि प्रॉपर वे में इसको वेल ऑर्गेनाइज रिसाइकलिंग जो सिस्टम के थ्रू आगे लेकर चला जा सके, ताकि इफिशिएंसी भी बढ़ाई जा सके, यानी कि कोई पर्टिकुलर ये कंपनी काम करे, ठीक है, तो यहां पर बेटर तरीके से होगा। वरना कोई भी आता है आप लोगों से, जैसे मोहल्ले में कुछ भी आप लोग कुछ ऐसा कुछ भी जो कूड़ा करकट, खासकर ऐसा जो लोहे से रिलेटेड या नॉन लोहे से रिलेटेड जो मटेरियल है, जैसे बैटरी भी होगी, ठीक है, तो ये लेकर जा रहा है, तो कोई ना कोई सिस्टमेटिक में कोई कंपनी होनी चाहिए कि हाँ ये चीजें ये इकट्ठी करेगी। तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है, ताकि मिनिमाइज किया जा सके एंड ऑफ लाइफ जो प्रोडक्ट है उसकी। कई बार क्या होता है, जैसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, क्या करते हैं, उनको लैंडफिल कर देते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के लिए पड़े पड़े ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो काफी ह्यूज इंपैक्ट डालता है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इसको सुधारने की काफी ज्यादा जरूरी है, और ये एक रेस्पॉन्सिव सिस्टम भी है। वो कहते हैं कि रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप लोगों को दिखाना है, यानी कि एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते कम से कम ये तो करना ही करना पड़ेगा। वरना आने वाले टाइम में जिस लेवल पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट वगैरह यूज करें, जिस लेवल पर ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इसका वो नहीं कहते कि जो चीजें हैं हमारे लिए फायदे के लिए हैं, वही हम लोग को नुकसान करती हुई भी नजर आएंगी। तो इसके लिए कई सारी गाइडलाइन देखने को मिल रही है। पहले तो मेटल रिसाइकलिंग अथॉरिटी को सेटअप करने की बात की जा रही है, ताकि इसके ऊपर ध्यान रखा जा सके। क्वालिटी जो स्क्रैप है कैसे कैसे यूज करना है, उसको कैसे कैसे सेग्रीगेट करना है, वो देखने को मिलेगा। सेग्रीगेशन कैसे करना है, डिसमेंटल कैसे करना है, रिसाइकल कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू कराई जाए, यानी कि एक प्रॉपर कंपनी हो, प्रोफेशनल तरीके से काम करें, तो लोगों को जॉब भी मिलेगी, और काफी ऐसा जो फालतू का सामान लगता है कभी कभी, वो आगे रिसाइकल होकर यूजेबल मटेरियल बन जाएगा मार्केट के अंदर में। ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म बनाने की बात की जा रही है, किसी को जरूरत है अगर कुछ उसको रिसाइकिल किया जा सके या फिर सेकेंडरी मेटल की तरीके से बेचा जा सके, तो ऑनलाइन भी इसके बारे में बात की जा सकती है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो कलेक्शन कॉन्टैक्ट है, इसी के साथ में जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, उसके ऊपर भी फोकस दिए जाते हैं। तो कई सारी ये चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। डायरेक्ट आप लोगों से इसके बारे में बातें की जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये ऐसा अगर लिखने के लिए आता है, तो ऐसा नहीं है आप लोग इसी के लिए लिखेगा। ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है,
हैं उसके बारे में आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो मेटल रिसाइकलिंग या प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की बात करें तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग अथॉरिटी बना दी, ठीक है। कैसे इकट्ठा करना है उसको, वो सारी चीज देखने को मिले। कैसे प्लास्टिक को सेग्रीगेट करना है, प्लास्टिक का क्या मटेरियल है, कैसे उसको रिसाइकिल करना है, तो क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर काम करना चाहिए। तो यहां पर कोई भी सेट कर आप लोग उसके लिए आंसर भी एक लिख सकते हैं। इसके ऊपर अलग अलग जो हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा काम किया जा रहा है। इसके ऊपर ये बात करती है नेशनल रिसोर्स इफिशिएंसी पॉलिसी को लेकर, ठीक है, इसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है वो बात करती है स्टील स्क्रैप जो रिसाइकलिंग पॉलिसी के बारे में, और मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग सेंटर के बारे में। नीति आयोग काम कर रहे हैं यहां पर, यह है नेशनल मटेरियल रिसाइकलिंग पॉलिसी के बारे में। तो सबने अपना अपना वर्जन बना रखा है, जिसके बेस पर यहां पर बताते हैं कि कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हैं। नॉन फेरस जो एलिमेंट होते हैं वो बोलते हैं कि एक्सेप्ट आयरन, यानी कि आयरन के अलावा जो भी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर फेराइट हो गया केमिकल सिंबल वाला, ठीक है। तो इस तरीके से चलते हैं यहां पर एक तरीके से लैटिन फेरियम, ये बेसिकली एक तरीके से बोला जाता है कि जो एक्सेप्ट आयरन, ये सारे मेटेरियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नॉन फेरस जो मेटल है वो इंक्लूड करते हैं क्या क्या, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, निकल हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, या फिर ब्रास हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉन जो बेसिकली फेरस मटेरियल के अंदर में आती है। और फेरस मटेरियल क्या होते हैं, जिसमें लोहा यानी कि Fe आप लोगों को देखने को मिलेगा, वे फेरस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसके बारे में भी एक हल्का सा आइडिया अगर आप लोगों को हो तो कई सारे क्वेश्चन हैं उनके जवाब आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, राज्य के बारे में न्यूज है और काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। रिसेंटली अभी हमारी कंट्री की जो होम मिनिस्ट्री है अमित शाह के अंडर में है, अमित शाह जी के अंडर में ये मिनिस्ट्री है। इसने बोला है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कौन से राज्य हैं, ये वो राज्य हैं जो म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच करते हैं। तो उनको बोला है कोई भी इलीगल तरीके से हमारी कंट्री में एंट्री न करें, उसको चेक किया जाए कि फालतू में बहुत सारे लोग जो है हमारी कंट्री के अंदर न आए। और इनके द्वारा गाइडलाइन भी दी गई है बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड को, तो यहां पर ताकि मिलकर काम किया जा सके, आसाम राइफल जैसे कि, ठीक है। ये आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। हमारी कंट्री के बारे में बात करें तो बांग्लादेश जो है वो सबसे बड़ी बाउंड्री टच करता है हमारी कंट्री के साथ में। बांग्लादेश जो है यहाँ पर 4096 के करीब टच करता है। दूसरे नंबर पर चाइना लगभग 3488 के करीब। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान लगभग 3323 यानी कि 3323 के करीब। नेपाल 1751 यानी कि 1751 के करीब देखने को मिलेगा। म्यांमार ये हो गया, ये 1643 1643। भूटान हो गया, ये यहां पर देखने को मिलेगा 699। और अफगानिस्तान सबसे कम बॉर्डर टच करता है और ये पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में टच करता है। तो याद रखिएगा टोटल हमारी कंट्री को 7 कंट्री के बॉर्डर टच करते हैं। तो सबसे ज्यादा टच करता है बांग्लादेश, फिर हो गया चाइना, फिर हो गया पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर हो गया यहां पर अफगानिस्तान। इसी के साथ में आप लोगों से कई बार ये मैच करने के लिए आता है, हमारी कंट्री अगर बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो 6 कंट्री के साथ में बॉर्डर सिक्योर करती है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ में तो बॉर्डर सिक्योर कर नहीं पाएगी क्योंकि वो पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में है। बाकी के जो बॉर्डर बच गए, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ देखने को मिलती है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर भी बीएसएफ देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है। इंडो चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी देखने को मिलती है, इंडो तिब्बतन पुलिस। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल, इंडिया भूटान बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल और इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर आसाम राइफल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसीलिए यहां पर आसाम राइफल को भी यहां पर बोल दिया गया है कि भाई साहब दुरुस्त हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो हमारी कंट्री में माइग्रेट होकर आई म्यांमार से, जब म्यांमार में उनके ऊपर अत्याचार किया गया। तो रिफ्यूजी जो है हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेंगे। तो कैसे उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेंट है हमारी कंट्री के अंदर में। एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि 40,000 के करीब रोहिंग्या रिफ्यूजी ऑलरेडी हमारी कंट्री में अलग अलग एरिया में रह रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप लोग यहां पर बेसिकली इसको रोके, क्योंकि नो पावर टू ग्रांट रिफ्यूजी स्टेटस टू एनी फॉरेनर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है कि वो रिफ्यूजी का स्टेटस दे देंगे किसी भी पर्टिकुलर इस तरीके से कंट्री में अगर कोई आ रहा है। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई बोल भी नहीं सकता कि आप लोगों को ये काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर तो खासकर इनकी मर्जी है करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है 1951 का, 1951 का, और जो इसकी प्रोटोकॉल है ये 1967 की, ये हम लोग इसके सिग्नेटरी नहीं है। तो सिग्नेटरी नहीं है तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। हमारा मन करेगा तो करेंगे और नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। आखिर ये कंडीशन देखने को क्यों मिल रही है? ऐसा नहीं है पहली बार देखने को मिल रही है, पहले भी ऐसे इंस्ट्रक्शन इशू किए गए थे 2017 में और फरवरी 2018 में।
तो यहां पर जो एक तरीके से डायरेक्टिव होते हैं यहां पर ये, तो मिलिट्री जब कूप इस तरीके से हो जाता है कहीं पर, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारी कंट्री में फ्लड ना हो जाए दूसरी कंट्री की साइड से लोग आकर, ठीक है। तो कई सारे पर्सन जो है वो डर के मारे बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, और जो खासकर इस पर्टिकुलर एरिया में लोग रहते हैं, जैसे मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, तो बॉर्डर के काफी आसपास में कई सारे लोग रहते हैं, तो इनके कई सारे यार दोस्त रिश्तेदार होते हैं, फैमिली रिलेशन होते हैं, कल्चर रिलेशन होते हैं। जब आर्मी के द्वारा फरवरी में किया गया इस तरीके की हरकतें यहां पर, तो इसी के चलते कंडीशन भी देखने को मिली, ठीक है। इसको यहां पर टाटमाडाउ के जो म्यांमारी मिलिट्री है, तो इनके द्वारा जब कूप किया गया उसकी वजह से कंडीशन यहां पर निकल कर आई। ऑलरेडी यहां पर क्लेश देखने को मिल रहा है, कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी जैसे ब्रू है वो यहां पर मोर रिफ्यूजी आ जाते हैं उनके एरिया में, तो फिर यहां पर लोगों को इरिटेशन होने लगती है कि हमारे एरिया में कौन आकर रहने लगे, क्योंकि उनको खाना पीना उनके पास में होता नहीं, कोई रोजगार होता नहीं, तो कई बार चोरी चकारी करने लगते हैं, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, तो इससे माहौल भी कंट्री के अंदर कई बार खराब होता है, तो उसको भी सेटल करने की बात की जाती है। फ्री मूवमेंट जो रिजीम है यहां पर ये एग्जिस्ट करता है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर। इसके चलते जो हिली जो ट्राइबल है, जो बेसिकली जो एरिया है ट्राइबल कम्युनिटी वाला, इसमें म्यांमार के जो रेजिडेंट है विदिन 16 किलोमीटर, ठीक है, आइदर साइड इंडो म्यांमार बॉर्डर के, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बड़े ही आसानी से कई बार बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और इनको 1 ईयर वैलिडेशन का बॉर्डर पास भी दिया जाता है, ठीक है, जो कि कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है उसके द्वारा। तो है तो कई सारी चीजें पर, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी कंट्री में चीजें फ्लड ना हो, क्योंकि वहां पर अभी लग नहीं रहा है जल्दी से चीजें नॉर्मल होने वाली है। तो हमारी कंट्री में पता चला बहुत सारे लोग और आगे, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफी भारी पड़ सकता है ये सारा इस तरह का पराक्रम। इकोनॉमी के बारे में है बड़ी प्यारी सी न्यूज है यहां पर, ये भी इसके बारे में बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहां पर ये बताया गया है कि आप फिलहाल रिसेंटली अभी बैंक का क्रेडिट और जो डिपॉजिट है दोनों बढ़े हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, किसी को लोन देना, उधारी देना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आप लोगों को यार मुझे कुछ पैसे चाहिए और आप लोगों से मैं पैसे लूं, तो आप लोगों का मेरे पास में क्रेडिट आ गया, ठीक है, यानी कि मैं आप लोगों को पैसे दूंगा। क्रेडिट कार्ड आप लोग लेते हैं ना, तो इसका मतलब क्रेडिट ले रहे हैं, आप लोग उधार ले रहे हैं, आप लोगों को पे करने होते हैं, यानी कि मुझे पे करने होंगे। फिर डिपॉजिट क्या होता है, आप लोग बैंक में जाकर अपना पैसा रखते हैं, तो उसके ऊपर आप लोग को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो डिपॉजिट होता है। अगर कोई पूछे कि बैंक काम कैसे करता है, तो बैंक काम ऐसे करता है जैसे बैंक में आप लोग गए और बैंक में जाकर आप लोगों ने अपना पैसा रख दिया, तो बैंक में आप लोगों ने पैसा रखा अपना, तो ये पैसा बैंक ऐसा थोड़ी ना है कि उसको बस रखेगा वहां पर, तो ये ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने पैसा रखा, आप लोगों का पैसा जो होता है वो किसी को दे दिया जाता है। मान लीजिए आप लोगों को यहां पर 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो ये पैसा जो होता है बाहर किसी को लगभग 8% या फिर 10% के इंटरेस्ट पर दे दिया जाता है किसी भी इंडस्ट्री हाउसेस को या किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो वहां से जो रिटर्न्स आता है वो रिटर्न फिर आप लोगों को दिए जाते हैं, तो बाकी के 4% मान लीजिए आप लोगों को दे दिए, और बाकी 6% या फिर जो इनको मिल रहा है 4% वो इनके द्वारा रख लिए गए। ये बैंक का जो पूरा खर्चा चलता है वो इसी से चलता है, जो यहां पर ये बिचौलिया का काम करते हैं बैंक, तो ये बैंक की प्रक्रिया होती है। तो क्रेडिट और डिपॉजिट जो होता है ये रिसेंटली अभी बोला गया बैंक के द्वारा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का, कि ये बढ़ गया हायर देन प्री पेंडेमिक डेटा। जो पेंडेमिक से पहले का डेटा था फरवरी में 2020 में, क्योंकि मार्च के टाइम से हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ, तो ये बढ़ के काफी अच्छा खासा हो गया है। बैंक क्रेडिट जो है ये 6.63 बढ़कर यहां पर ये 107.75 लाख करोड़ हो गया। ये फरवरी में था 101 लाख करोड़, ठीक है। इसी के साथ में जो डिपॉजिट है, ये तो क्रेडिट हो गया जो कि उधारी वाला है, डिपॉजिट जो यहां पर आकर रख रखा है लोगों ने जो डिपॉजिट किया है, ये 12.06 के करीब बढ़ा है यहां पर, जो कि 149.34 लाख करोड़ हो गया, जो कि 133.26 के करीब था यहां पर फरवरी 2020 में। तो दोनों ही बढ़े हैं, डिपॉजिट भी बढ़े हैं और क्रेडिट भी बढ़े हैं। जो ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो रिटेल लोन है उसकी वजह से यहां पर चीजें बढ़ रही हैं। बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यहां पर, वो बेसिकली जो फंड प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लाइंट को, अपने एक तरीके से एक साइड से लेते हैं तो दूसरी साइड से प्रोवाइड कराते हैं। तो जो ये रिटेल लोन है, थोड़ा सा इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। रिटेल लोन को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक तो पर्सनल और एक होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ से। जैसे कार लोन ले गया, ठीक है, कार ले लिया आप लोगों ने, कोई अपना एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों ने लोन ले लिया, मॉर्टगेज जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, सिग्नेचर लोन रहता है, क्रेडिट कार्ड रहते हैं, तो ये सारे पर्सनल लोन में आते हैं। क्रेडिट कार्ड आप लोग यूज करते हैं तो पर्सनल लोन की कैटेगरी में आता है वो भी, ठीक है। बिजनेस लोन हो गया आप लोग कोई भी ऐसी, इसके अलावा जो फॉल होंगे इनटू द कैटेगरी ऑफ रिटेल, यानी कि जो पर्सनल के आगे हो तो पर्सनल के आगे, जो बच गया बाकी के बिजनेस की कैटेगरी में आगे। सिंपल सी डेफिनेशन है। नॉर्मल तरीके से अगर बैंक के क्रेडिट के बारे में बात करें तो इसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक तो फूड आइटम के लिए क्रेडिट लिया गया और दूसरा नॉन फूड आइटम के लिए। जो फूड आइटम के लिए तो नॉर्मली आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मेनली काफी बड़ा प्रोक्योरमेंट वो करती है किसानों से, और फिर वहां पर
पैसा देने का काम करती हैं। तो फूड आइटम के लिए यहां पर ये काफी बड़ा रोल रहता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। बाकी जो नॉन फूड क्रेडिट है वेरियस इकोनॉमी के सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर सर्विस सेक्टर है, उसमें अगर कोई लोन ले रहा है, ठीक है, इनटू द इसको इंक्लूड किया जाता है नॉन फूड। अगर बात करें नॉन फूड क्रेडिट की कैटेगरी में ही आता है जो आप लोग पर्सनल लोन भी लेते हैं, ठीक है, तो वो भी नॉन फूड की कैटेगरी में आता है। छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं यार कई बार एग्जाम में, बोलेंगे कि नॉन फूड क्रेडिट की कैटेगरी में कौन सा आता है, तो 3-4 लोन के आप लोगों को नाम दे देंगे। तो पर्सनल लोन भी यहां पर नॉन फूड लोन की कैटेगरी में ही आता है। फूड मतलब खाना, तो पर्सनल लोन की बात की जा रही है तो नॉन फूड यानी कि जो खाने वाली कैटेगरी में नहीं आता है। ये जो कलेक्शन का ये जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, कितना क्रेडिट जा रहा है, सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये मंथली बेसिस पर आरबीआई के द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया जाता है। तो आरबीआई जो है महीने महीने पर यहां पर इसको बेसिकली प्रस्तुत करता है मंथली बेसिस पर, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में यहां पर ये न्यूज है, यहां पर ये बेसिकली किस चीज के बारे में बात की रही है, तो इसके द्वारा यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर डैम के बारे में, यानी कि एक पर्टिकुलर बांध के बारे में। तो ये जो बांध है जिसका नाम है भादर डैम, ठीक है, तो ये जो बांध है जो भादर डैम है यहां पर ये रिसेंटली अभी यहां पर हमारी कंट्री में जो डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर उसने बोला है कि यार 2015 में एक बाढ़ आई थी हमारी कंट्री में, तो उसमें इसके जो बेसिकली फ्लड गेट है वो बर्बाद हो गए थे, उनको रिप्लेस कर दो। अगर ऐसा आप लोग नहीं करोगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी महामारी यहां पर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो उसी की वजह से यहां पर ये न्यूज में है। तो यानी कि काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता है। कई सारे ऐसे ब्रिज देखने को मिलते हैं जिन पर लिखा रहता है 100 साल से भी पुराने हो गए हैं, तो उसके ऊपर आज के डेट में कई सारे ऐसी चेतावनी भी लगा रखी है कि ज्यादा हैवी व्हीकल न चलाए, पर लेकिन चलते हैं फिर भी। तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। जो भादर डैम है यहां पर ये लोकेटेड है राजकोट के अंदर, कहां पर, गुजरात के अंदर में, और ये सेकंड लार्जेस्ट सौराष्ट्र रीजन के अंदर ये जो डैम है आफ्टर सीतरुंजी डैम के बाद में। तो सीतरुंजी डैम के बाद में ये है यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये न्यूज में, किस रिवर के ऊपर है यहां पर ये, तो यहां पर ये भादर रिवर है सौराष्ट्र रीजन के अंदर में। भादर रिवर जो है ये काठियावाड़ रीजन जो सौराष्ट्र जो पेनिसुलर रीजन है यहां पर गुजरात के अंदर, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वद्दी इन राजकोट से यहां पर ये ओरिजिनेट होती है, अरेबियन सी में जाकर गिरती है, जो कि यहां पर नवियो बांद्रा, ठीक है, तो यहां पर पोरबंदर वाले रीजन में ये जाकर गिरती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री का मैप हो गया ना इस तरीके से, ठीक है, इधर हो गया आप लोग का इधर हो गया यहां पर इधर सॉरी ये अरेबियन सी में जाके गिरती है, इधर हो गया आप लोग का अरेबियन सी और इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो गुजरात इस साइड में हो गया, तो इस साइड में आकर ये आप लोग को गिरती नजर आएगी जो पर्टिकुलर रिवर की बात की जा रही है। और जो ये काठियावाड़ रीजन के बारे में आप लोगों से बात किया, तो अपनी कंट्री का मैप है यहाँ पर ये, तो एग्जैक्ट रीजन के बारे में भी आप लोग देखते हैं, ठीक है। ये साइड में जब आप लोग देखेंगे तो नीचे आप लोग यहाँ पर अरेबियन सी देखने को मिलेगा, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल, तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। पड़ोस में हो गया यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन, तो ये ओमन हो गया, मस्कट जो बेसिकली इसकी कैपिटल है, पर्शियन गल्फ हो गया, ईरान भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और पड़ोस में पाकिस्तान कराची वगैरह ये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैप आप लोग जरूर देखा कीजिए अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है तो। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर रिसोर्सेज को कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगी, जिसका नाम चेंज करके रिसेंटली अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री भी कर दिया गया है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन इसका नाम रखा गया था, ठीक है। पर लेकिन 2019 में एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई इसको चेंज कर जिसको बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये लेटेस्ट हमारी कंट्री की नई मिनिस्ट्री बनाई गई है। तो 2019 में ही यहाँ पर ये मिनिस्ट्री बनाएगी, जैसे ही इलेक्शन हुए थे तो ये मिनिस्ट्री यहाँ पर बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन को मिलाकर यहां पर ये मिनिस्ट्री बनाएगी, ठीक है। तो आप लोगों से कई बार ऐसे चीजें पूछ ली जाती हैं। पहले यहां पर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं इसका थोड़ा सा, चलिए एक ब्यूरो आप लोगों को देता हूं। पहले अगर आप लोग बात करेंगे हमारी कंट्री में थी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल जो रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये हमारी कंट्री में 1951 से 52 तक ये जो मिनिस्ट्री थी आप लोगों को देखने को मिली। आगे फिर मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर आ गई, नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और इरिगेशन देखने को मिला। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और इरिगेशन आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन। तो ये प्रीसीडिंग एजेंसी आप लोगों को बार बार यहां पर देखने को मिल रही है। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये इसी के नाम है। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जो है आज के डेट में इसके मिनिस्टर हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बेसिकली कहां पर क्या क्या चीजें कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से कंसल्ट करना है, राज्य के बीच में कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, किस तरीके से स्कीम को इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, पानी को कैसे यूटिलाइज करना है। जब फ्लड के बारे में बात करें, इरिगेशन के बारे में बात करें, पावर जनरेशन के बारे में बात करें, या नेविगेशन वो नहीं कहते वाटर वेज, यानी कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे होते हैं इसी तरीके से वाटर वेज होते हैं, उसमें कैसे काम लेकर चलना है, तो इसके बारे में बातें करती है। तो ये यहाँ पर इसके द्वारा रोल प्ले किया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर जो यहाँ पर यह है मेनिंजाइटिस जो डिजीज है इसके बारे में,
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा अभी फर्स्ट एवर रिजोल्यूशन यहां पर देखने को मिला मेनिंजाइटिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में। ये एक वेरी सीरियस इंफेक्शन है जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है उसके आसपास आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। एक तरीके से ये जो मेनिंजाइटिस सीरियस इंफेक्शन है जो जिसको मेनिंजिस के नाम से भी आप लोग मेम्ब्रेन जो है ये कवर करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड, तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। नॉर्मली जो इस तरीके की बीमारी है यहाँ पर ये कई तरह की चीजों से देखने को मिलती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है, फंगी से भी हो सकती है, फिर वायरस से भी हो सकती है। पर लेकिन जो बैक्टीरियल है यहाँ पर मेनिंजाइटिस वो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें कई तरीके के ये वायरल हैं जिनमें जो सबसे खतरनाक यहां पर बोला गया है ये है नीचे वाला शॉर्ट फॉर्म में इसको एन मेनिंजाइटिस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इनके भी नाम एक बार देख लेते हैं क्या क्या नाम है यहाँ पर। पहले का है यहाँ पर जो बेसिकली मैंने बात की बैक्टीरिया के नाम है यहाँ पर, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ये है निमोनिया। नेक्स्ट है यहाँ पर ये हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, तीसरा यहाँ पर ये नेसेरियस जो मेनिंजाइटिस, ठीक है, तो एन जो मेनिंजाइटिस के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं। इस बीमारी को लेकर ऐसा नहीं पहली बार चीजें देखने को मिल रही है, पहले भी इसके ऊपर कई सारे यहाँ पर स्टेप उठाए गए इसको कंट्रोल करने के लिए, पर लेकिन फिर भी 5 मिलियन के करीब लोग जो है उसकी चपेट में आ जाते हैं। पर्सन से पर्सन में भी ट्रांसमिट हो जाती है, जहां पर जो बेसिकली अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है या बेसिकली कुछ भी ऐसा अगर एक लार वगैरह भी अगर कोई किसी के मुंह पे अगर कोई हल्की सी ड्रॉप लगती है किसी की जो बेसिकली लार की, तो वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बीमारी जो है ये ट्रांसमिट हो जाती है। नॉर्मली अफ्रीका में ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है और ये भेदभाव नहीं करती है, चाहे किसी भी एज का प्राणी हो, ये सबको अपनी चपेट में लेती है। तो यहां पर जो बात की जा रही है इसी के बारे में बात की जा रही है, तो डिफीटिंग मेन जो यहां पर मेनिंजाइटिस रोड मैप के बारे में बात करें तो इसके चलते कई सारे फोकस दिए जाते हैं, टारगेट रखे जाते हैं कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है इसको कैसे कंट्रोल करना है, पर्टिकुलर टारगेट, तो ये इसके बारे में कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है, हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर के बारे में जब बात करते हैं तो ये बात की जा रही है अफगानिस्तान के बारे में। देखिए अफगानिस्तान वैसे तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम कंट्री है, पर लेकिन यहाँ पर बुद्धिज्म भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में भी आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर जो बुद्धिज्म था तालिबान के द्वारा यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, तो फिर से अभी यहाँ पर 3 डायमेंशनल जो प्रोजेक्शन है उसको फिर से यहाँ पर रिकवर करने की कुछ बातें की जा रही है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तालिबान के द्वारा बिगिन किया गया था 2001 में, तो कई सारे जो मोन्यूमेंटल डिस्ट्रक्शन इसके द्वारा किए गए। तो बुद्धा स्टेचू जो था अफगानिस्तान में कहां पर, यहाँ पर ये था यहाँ पर बामियान वैली के अंदर, ठीक है, तो बामियान वैली कहां पर है ये पूछे अगर आप लोगों से कोई, तो ये अफगानिस्तान के अंदर। तो इनके द्वारा बामियान जो बुद्धिस्ट है यहाँ पर ये, तो वो देखने को मिलता था यहाँ पर जो काफी एक बड़ी स्टेचू थी, यहाँ पर ए नाइट विद बुद्धा के नाम से भी इसको पुकारा जाता था, 3D प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया लगभग 2 डेकेड के बाद में, जब यहाँ पर ये स्टेचू यहाँ पर इसके द्वारा गिराया गया, तो 2 डेकेड लेटर अब यहाँ पर जो एनिवर्सरी है उसके बीच में, तो बामियान बुद्धिज्म की जो लाइफ दिखाई जा रही है 3D प्रोजेक्शन में इसको बोला गया है ए नाइट विद बुद्धा, यानी कि एक रात में आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। कहां पर था यहाँ पर ये बामियान, ये हिंदकुश जो रेंज है जो आप लोगों ने हिमालयन वाला रीजन देखा होगा, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली हिमकुश जो रेंज है अफगानिस्तान के अंदर उसमें ये सिचुएटेड था, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा बातें इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। जो बामियान रिवर है यहाँ पर ये इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कई बार रिवर के नाम भी पूछे जाते हैं, कहां पर ये अफगानिस्तान के अंदर है। सिल्क रोड जो है जिसके बारे में जो चाइना लेटेस्ट सिल्क रोड डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पर पुराने सिल्क रोड के बारे में बात की जा रही है। तो ओनली पैसेंजर ही नहीं जाते थे यहाँ पर, मर्चेंट वगैरह, यहाँ पर कल्चर रिलीजन और लैंग्वेज से रिलेटेड भी लोग काफी ज्यादा कनेक्टेड थे। 5th सेंचुरी एडी है, तो यहाँ पर ये उस टाइम पर टोलेस्ट स्टैंडिंग बुद्धा थी वर्ल्ड में, यानी कि बुद्धा की जो स्टेचू सबसे बड़ी यहाँ पर मानी जाती थी। और 2 थी यहाँ पर, एक का तो नाम था यहाँ पर, ये था यहाँ पर साल और एक का नाम था यहाँ पर सामामा। तो सामामा और साल जो थे इनको बोला जाता था, एक तो फीमेल है और एक मेल है। तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल थी यहाँ पर ये एक 55 की हाइट और एक 38 की हाइट थी यहाँ पर मीटर, तो इतनी ऊंची यहाँ पर ये हाइट थी। साल इसका मतलब था यहाँ पर लाइट साइंस थ्रू द यूनिवर्स, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर सामामा है इसका नाम था क्वीन मदर। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिकली एग्जाम में, बिना किसी टेंशन के आप लोगों से जो बुद्धिज्म के बारे में अगर आ जाए तो ये याद रखिएगा। बामियान जो बुद्धिस्ट है यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी जो इसको की जो बेसिकली जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2003 में इसमें भी इंक्लूड किया गया था, जिसके रिमेन्स बचे हुए हैं। तो बोला गया था जो रिमेन बचे हुए हैं कम से कम उनको ही रिस्टोर करो, इसका मतलब भी यही होता है कि रिमेन्स बचे हुए हैं तो कम से कम उसको रिस्टोर किया जाए, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज है यहाँ पर ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज है। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, अभी IIT मद्रास के अंदर एक स्टडी की गई, तो जो स्टडी की गई इसमें ये बताया गया जो पावर ट्रांसमिशन होती है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बात कर लीजिए, तो इसमें यहाँ पर जो रमन यहाँ पर ये थर्मोमेट्री है इसको यूज किया जाएगा उसको मॉनिटर करने के लिए जो ट्रांसमिशन उसके अंदर में है, ठीक है। तो यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का नाम आप लोगों ने सुना है, जो उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है,
तो उसके अंदर ये टेम्परेचर को बेसिकली चेक करने की कोशिश करेंगे और उसके बेस पर यहां पर इसको यूज किया जाएगा। तो रमन जो थर्मोमेट्री यहां पर ये थर्मल कैरेक्टर को यहां पर बेसिकली टेक्निक बनाकर यूज करते हैं, रमन स्कैटरिंग जो फिनोमिनन है उसके, ताकि जो लोकल टेम्परेचर है यहां पर उसको जो माइक्रो इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में उसको चेक किया जा सके। ठीक है, तो एक तरीके से जब लाइट स्कैटर्ड होती है किसी ऑब्जेक्ट से या फिर मॉलिक्यूल से या फिर टू बैंड से, तो उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि लो फ्रीक्वेंसी देन द ओरिजिनल लाइट, तो इसको एक तरीके से स्टोक या फिर एंटी स्टोक बैंड में इसको डिवाइड किया जाता है रेस्पेक्टिवली। टेक्निकल है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखेगा कि उसको चेक करने के लिए रमन थर्मोमेट्री यूज की जाती है, जो पावर ट्रांसमिशन है उसके बारे में बात की जा रही है। जो रमन थर्मोमेट्री यहां पर ये अलाउ करती है जो एक्चुअल टेम्परेचर इसको मेजरमेंट करने के लिए लगभग ओवर 10 किलोमीटर। ठीक है, ये काफी इकोनॉमिकल भी है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हालांकि थर्मल कैमरा भी यूज किया जाता है, पर लेकिन ये थोड़ा सा टफ प्रोसीजर पड़ जाता है। थर्मल कैमरा जो है वो रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट लेवल पर इंफ्रारेड लाइट को यूज करके। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हल्का सा याद रख सकते हैं। वैसे रिसर्च जोन में है तो रिसर्च जोन में जो न्यूज होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी कुछ कम ही होते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का बेसिकली ये बोल रहा हूं। ओके, आइए अब देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में फिर आप लोगों का क्विज होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने जाना, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में जाना, ए वर्ल्ड स्पायरो डे के बारे में जाना। शॉर्ट न्यूज देखी हम लोगों ने 4 यहां पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, एक एक कर इसके बारे में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बात की इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, तो यहां पर हम लोगों ने जो यहां पर सेंगे जो वोल्केनो है उसके बारे में जाना डिटेल में, उसके बारे में कई सारी चीजें हम लोगों ने देखी। नेशनल न्यूज के बारे में हम लोगों ने चीजें देखी, यहां पर मेटल स्क्रैप साइकिलिंग के बारे में बातें जानी। स्टेट के बारे में हम लोगों ने यहां पर बेसिकली बातें की कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, कौन कौन सी कंट्री के साथ में हम लोग बॉर्डर टच करते हैं, कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी फोर्सेस है। इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड हम लोगों ने जाना कि उनके द्वारा बोला गया कि जो क्रेडिट है और जो एक तरीके से डिपॉजिट है वो बढ़ गया दोनों, तो इसके बारे में न्यूज थी। यहां पर रमन जो थर्मोमेट्री के बारे में हम लोगों ने जाना, थर्मोमेट्री के बारे में, तो ये भी एक हल्का सा आइडिया रखेगा इसके बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने समझा, यहां पर भादर डैम के बारे में डिटेल में समझा। हेल्थ के बारे में जो थे यहां पर हम लोगों ने मेनिंजाइटिस जो बीमारी है उसके बारे में चीजें समझी। आर्ट एंड कल्चर के अंदर में बुद्धा स्टेचू के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में जाना। ठीक है, तो ये न्यूज थी आज की हमारी। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब क्विज है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये क्विज जो यहां पर बातें कर रहा है, ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में, तो इसकी थीम बतानी है, इसी के साथ में वर्ल्ड स्पायरो डे की थीम बतानी है। रिसेंटली सेंगे जो वोल्केनो कहां पर है, ये इरेप्शन इसका हुआ। नेक्स्ट यहां पर ये तो आप लोग का हो ही गया बेसिकली। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन कब का है ये बताना है। वाटर जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके द्वारा कौन सी रिवर पर है यहां पर ये डैम, जिसका नाम है भादर डैम, जिसके द्वारा बोला गया कि इसके फ्लड गेट वगैरह चेंज करो। कौन सी मिनिस्ट्री है जो सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बात करती है, ये आप लोग को बताना है। तालिबान के द्वारा यहां पर बुद्धा की स्टेचू जो है डिस्ट्रॉय की गई, कौन सी वैली में है यहां पर ये। इसी के साथ में बेमियान जो बेसिकली सिचुएटेड किस माउंटेन रेंज के अंदर में है। पहली बार यहां पर जो रिजोल्यूशन निकल कर आया मेनिंजाइटिस प्रिवेंशन कंट्रोल के बारे में, किसके द्वारा ये रिजोल्यूशन लाया गया, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये थे यहां पर बेसिकली जो आज का क्विज। अब रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर फिर आप लोगों को मिलेगा और कोशिश ये करना कि अपना स्कोर जरूर लिखा करो जो लास्ट डे का क्विज होता है। यहां पर बात की जा रही है पर्टिकुलर अभी रिसेंटली किसके द्वारा बोला गया कि स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशन जो रहते हैं उसमें कोई भी ब्यूरोक्रेट यानी कि आईएएस वगैरह उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है जो कि यहां पर पंचायत के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। MINT इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जो कि कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी बढ़ाता है आर्मी की। सेक्शन 377 से रिलेटेड एक कोर्ट केस था हमारी कंट्री में, ये यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर केस था 2018 का। इसके बारे में बताइए कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि मेरे राशन के बारे में बात करती है। फेयर सॉप प्राइस आप लोग खुद चूज कर सकते हैं। NIC के द्वारा डेवलप किया गया है मेरा राशन, फुल फॉर्म क्या है इसकी बताइए। एस्ट्रॉयड बेल्ट किस किस के बीच में देखने को मिलती है ये बताना है। क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क की जो समिट हुई किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराएगी या होस्ट कराएगी। कौन से राइटर है जिनके द्वारा अभी एक अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड लेने से मना कर दिया। उद्या इनका पब्लिकेशन था 2014 का जिसको ये अवार्ड दिया जा रहा था। आंसर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि भाई साहब कोई भी ब्यूरोक्रेट अपॉइंट मत करना वरना उन्हें क्या टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी पकड़ के। ठीक है, गोवा में अभी यहां पर एडिशनल चार्ज देने की कोशिश की गई एक सेक्रेटरी को, जिसके चलते न्यूज थी। आर्टिकल 243 के ये यहां पर इलेक्शन के बारे में बात करता है पंचायत के। इंडियन आर्मी के द्वारा मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो टर्मिनल है उसके बारे में बात की गई, ये न्यूज में था। नवतेज सिंह जोहर का केस है, सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की, तो मेरा राशन इसके अंडर आता है। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। मार्स और जुपिटर के बीच में आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है।
क्वाड ग्रुप की जो मीटिंग थी ये होस्ट की गई यूएसए के द्वारा, और आनंद जो खारे हैं उनके द्वारा लेने से मना कर दिया साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और अगर पसंद आती है चीजें तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और फीडबैक देकर जरूर जाइए। यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।